Okay, good morning, students. From today onwards, we are starting a new subject that is information theory and coding. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ये जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें इन्फॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग का जो सिलेबस है मैं उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज जो हमारे लेक्चर है वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है इन्फॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग। हमारा सब्जेक्ट हो गया इन्फॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग। अब अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस सिलेबस की बात करूं, इस सब्जेक्ट की बात करूं, तो हमारा जो भी सिलेबस है इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग का ये न्यूमेरिकल बेस्ड है ना। तो जितने भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी हमारे 5 यूनिट हमको पढ़ना है, मैक्सिमम हमें इसमें न्यूमेरिकल ही स्टडी करना है कि कैसे कोई एल्गोरिथम स्टडी करना है, कोई थ्योरम से स्टडी करना है, ये हमें इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग सब्जेक्ट में स्टडी करना है। तो अगर मैं थ्योरी और न्यूमेरिकल का अगर मैं रेशियो बोलूं तो मैं 90-10 बोल सकता हूँ। ठीक है, 90% जो चांसेस है 90% इसमें हमारे न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, एल्गोरिथम्स ही आएंगे, थ्योरम्स ही आएंगे, और बाकी जो हमारे 10% है कुछ डेफिनेशंस वगैरह आपसे इसमें पूछी जा सकती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो जो भी हमारा इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग सब्जेक्ट है इसके स्टार्ट जो हमारे, अगर मैं आपको रेफरेंस बुक के हिसाब से बताऊं तो एक इसके लिए एक बुक यूज की जाती है जिसका नाम है रंजन बोस, है ना। ये एक बुक है इसके लिए, ये एक बुक है इसके लिए रंजन बोस की। ठीक है, रंजन बोस की एक बुक है। साथ में आप एक और बुक इसमें स्टडी कर सकते हैं, ये हमारी डॉक्टर JS चित्तौड़े की बुक है। क्लियर है? तो जो मैंने आप लोगों को अभी 2 बुक्स बताए हैं, फर्स्ट बुक हमारी JS चित्तौड़े हो गई, सेकंड बुक हमारी रंजन बोस हो गई। तो जो हमारी JS चित्तौड़े की जो बुक है वो हमारी, आप स्टार्टिंग के 3 यूनिट और लास्ट का यूनिट आप उससे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा 4th यूनिट है, जो हमारे BCH कोड का एक यूनिट है, BCH कोड हमें सिर्फ और सिर्फ हमें रंजन बोस की बुक में मिलेगा। क्लियर है? रंजन बोस की बुक हमारी पूरे के पूरे 5 यूनिट कवर करती है, लेकिन जो हमारा बीच का जो हमारा BCH कोड वाला यूनिट है वो सिर्फ और सिर्फ रंजन बोस में ही मिलता है और किसी बुक में नहीं मिलेगा। बाकी के सिलेबस के लिए आप दूसरी बुक प्रेफर कर सकते हैं। जैसे बाकी के यूनिट्स के लिए जो मैं आपको JS चित्तौड़े की बुक जो कह रहा हूँ, ये मैं आपको इसीलिए प्रेफर करने के लिए कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, तो इसमें आप इजीली आसानी से आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे, काफी न्यूमेरिकल्स आप लोग इसमें कर पाएंगे। और जो हमारा पूरा ITC का सिलेबस है, जो हमारा इंफॉर्मेशन थ्योरी का सिलेबस है, टोटल प्रैक्टिस बेस्ड है बेटा, है ना। जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो भी बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। अब अगर मैं इस सब्जेक्ट की एक्सटेंशन की बात करूं तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन कह सकते हैं या क्रिप्टोग्राफी कह सकते हैं, इनका एक्सटेंशन है। क्लियर है? क्योंकि हर एक सब्जेक्ट जो होता है, जब हम लोग सेमेस्टर वाइज स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो हर एक सेमेस्टर, हर एक आगे वाले सेमेस्टर में पिछले सेमेस्टर का कुछ ना कुछ एक्सटेंशन पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा ITC, ये हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन का कुछ एक एक्सटेंशन पार्ट है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन का एक्सटेंशन पार्ट है, तो एक चीज बेसिक आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर रखनी है कि इसमें हम लोग जो भी डेटा एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे, वो सारे डिजिटल डेटा ही होंगे। ठीक है, नाउ आई थिंक ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ तक चलिए। तो जो भी हमारी आज की क्लास है इसमें मैं जितने भी हमारे 5 यूनिट है उनके बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 1 के हिसाब से, यूनिट 1 के सिलेबस के हिसाब से हम अपने डील करेंगे कि कैसे पढ़ना है। ठीक, ओके, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बेटा इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है। 5 यूनिट है हमारे इसमें, 5 यूनिट है हमारे इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग सब्जेक्ट में। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और हमारी फिफ्थ यूनिट। ठीक है, अब जो स्टार्टिंग जो हमारी 5 यूनिट है, 5 यूनिट में जो हमारी पहली वाली यूनिट है, पहली वाली यूनिट बेसिकली यूज की जाती है सारे टर्म्स और टर्मिनोलॉजी को स्टडी करने के लिए। जो भी हमें इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग सब्जेक्ट में जितनी भी टर्म्स एंड थ्योरीज हमें पढ़ना है, वो सब टर्मिनोलॉजीज वगैरह जो भी हमें पढ़ना है, सबके बारे में बेसिक स्टडी हमारी फर्स्ट यूनिट में होगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, फर्स्ट यूनिट is totally based upon the terminology that we used in our whole information theory and coding subject. Okay, the second unit deal a different type of coding, third unit deal a different type of coding. Basically there are the 2 types of coding. First one is the source coding and the second one is the channel coding. ये सब मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो बस ध्यान रखिएगा, फर्स्ट यूनिट में हमें सीधे सीधे सारी टर्मिनोलॉजीज स्टडी करना है। जो भी हमें स्टडी करना होगा इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग सब्जेक्ट में, जितने भी प्रोबेबिलिटीज एनालिसिस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, सबकी बेसिक हमको स्टडी करना है फर्स्ट यूनिट में।
है ना। तो ये बहुत जरूरी है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा, इसमें हमें इंफॉर्मेशन पढ़ना होगा, इसमें हमें इंफॉर्मेशन रेट पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज इंफॉर्मेशन रेट, व्हाट इज एंट्रोपी, हाउ कैन वी जनरेट एंट्रोपी, हाउ कैन वी एनहांस एंट्रोपी, व्हाट इज द एडवांस्ड इन एंट्रोपी। और देन हमें जो सेकंड यूनिट में जब हम लोग आएंगे, देन इन सेकंड यूनिट वी हैव टू एनालाइज द सोर्स कोडिंग। ओके, सेकंड यूनिट में हम लोगों को सोर्स कोडिंग पढ़ना है। सोर्स कोडिंग में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं that we used during the transmission, that all the part we study in second unit. Okay, the third unit is basically deal with the source channel coding. Second unit is deal with source coding, third unit is deal with channel coding. Okay, now what is channel coding, what is source coding, ये अभी मैं आप लोगों को इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा, है ना। जो हमारे इंफॉर्मेशन थ्योरी इन कोडिंग में क्या क्या है वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। बस अभी आप लोग इतना ध्यान रखिए, फर्स्ट यूनिट में सारी टर्मिनोलॉजीज, सेकंड यूनिट में सोर्स कोडिंग, थर्ड यूनिट में चैनल कोडिंग, है ना। तो सोर्स कोडिंग क्या होती है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम्स होते हैं जो हम सोर्स कोडिंग में यूज करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम दैट वी कैन यूज इन द चैनल कोडिंग, दैट ऑल वी स्टडीड इन थर्ड यूनिट। ओके, इन फोर्थ यूनिट हमें एक बीसीएच कोड पढ़ना है ना। जो हमें फोर्थ यूनिट में एक बीसीएच कोड पढ़ना है, बेसिकली ये जो आपकी रंजन बोस की बुक है ना, ये हमारी इसी फोर्थ यूनिट के लिए है, इसी फोर्थ यूनिट के लिए। बाकी पूरा का पूरा 5 यूनिट इस बुक में मिल जाएगा, पूरा का पूरा 5 यूनिट इस बुक में मिल जाएगा, लेकिन इस बुक में न्यूमेरिकल्स बहुत कम है ना। तो इसलिए मैं जो स्टार्टिंग के जो भी 3 यूनिट हो गए आप लोगों के और फिफ्थ यूनिट का कुछ पार्ट हो गया, ये मैं सारी आप लोगों को जीएस चित्तौड़े की रेफरेंस बुक से कराऊंगा, और फोर्थ यूनिट के लिए मैं बेसिकली इसी बुक को यूज करूंगा। ठीक है, इसकी सारी सॉफ्ट कॉपी अगर शायद कॉलेज अगर स्टार्ट हो जाता है तो अच्छी बात है, आप लोग लाइब्रेरी से इश्यू करा सकते हैं, या जो भिलाई के लोकल्स हैं वो आप लोग लाइब्रेरी से इश्यू करा लीजिएगा। अदरवाइज ये दोनों बुक की आप लोग सॉफ्ट कॉपी नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ कैसे आप लोग सर्च करेंगे, गूगल में जाके देखिएगा इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग जेएस चित्तौड़े की बुक आप लोगों को मिल जाएगी। देयर आर द वेरियस मेथड्स, सो यू कैन डाउनलोड द एनी टाइप ऑफ लाइसेंस्ड बुक और नॉट, है ना। कोई भी लाइसेंस बुक होगी या कोई भी बुक होगी आप लोग नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को आई थिंक सारे मेथड्स आप लोगों को पता है कैसे करते हैं। तो ये बुक है इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग, ये आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारी इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग की बुक है, इसका नाम है इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग एंड क्रिप्टोग्राफी, है ना। ये इनके ऑथर का नाम है, राइटर का नाम है रंजन बोस। क्लियर है। तो ये वाली जो बुक है, ये वाली बुक आप लोग नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से प्रिपेयर नहीं करेंगे, जब तक आप लोग खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, एल्गोरिथम स्टडी नहीं करेंगे, जब तक प्रोबेबिलिटी एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक ये सिर्फ एक लेक्चर की तरह रह जाएगा, बेटा आप लोग कुछ सीख नहीं पाओगे, है ना। तो मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस देते रहूंगा, मैं प्रॉपर आपको बताते रहूंगा। हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, हम लोग 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन कर सकते हैं क्लास में, लेकिन ये ज्यादा अच्छे से आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेल्फ प्रिपरेशन करो, है ना, खुद से जब आप लोग करो। ठीक, तो आज के पहले लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को ये वाली बुक अपने नेट पे जाना है, ये वाली बुक डाउनलोड करना है। अगर आप लोग यहाँ के लोकल्स हैं तो आप लोग कॉलेज में आइएगा, लाइब्रेरी से वाली बुक इशू करा लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, जो हमारा फिफ्थ यूनिट है, जो हमारा आरएस कोड वाला जो हमारा फिफ्थ यूनिट है ना, ये भी आप लोगों को रंजन बोस की बुक में भी मिल जाएगा, और जो हमारी जेएस चित्तौड़े की बुक है उसमें भी मिल जाएगा। बाकी की यूनिट्स के लिए कोई आप लोगों को दिक्कत की जरूरत नहीं है, लेकिन बस ये जो फोर्थ यूनिट है, इस यूनिट में आप लोगों को ध्यान देना है। ये हमारे बीसीएच कोड वाली जो बुक है, जो हमारे रंजन बोस की बुक है, उसी में सिर्फ आप लोगों को ये मिलेगा। क्लियर यहाँ तक आई थिंक? ठीक है, चलो अब कुछ आप लोगों को आज की क्लास का कुछ बेसिक बता देता हूँ, है ना। आज के जो हमारी इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग होता क्या है, कुछ बेसिक जान देते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, और मैं आप लोगों को ये भी बोलूंगा कि आप लोग अगर जब भी मेरा लेक्चर अटेंड करेंगे, आप लोग कॉपी लेके ही बैठिएगा, है ना, क्योंकि जितने भी चीजें मैं बताऊंगा, जितने भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा, अगर आप लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर में मेरी क्लास अटेंड की है तो जैसे आप लोग नोट्स बनाते थे, ड्राइव में मुझे सेंड करते थे, वैसे मुझे इस सेमेस्टर में भी आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग प्रॉपर फॉलो कीजिए। जो नहीं समझ में आएगा बेटा, मैं 10 बार क्लास लूंगा, मैं बार-बार रिपीट क्लास लूंगा, लेकिन मुझे चाहिए कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी घर में उसको प्रॉपर अपने तरीके से कॉपी लेके, पेन लेके स्टडी करते रहें, है ना, तभी हो पाएगा बेटा। क्योंकि अगर मेरा 10% है तो 80% एफर्ट आपका रहेगा, तभी ये इंफॉर्मेशन थ्योरी कोडिंग सब्जेक्ट निकल पाएगा, है ना। क्योंकि मेहनत तो बहुत है इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग में। इस सेमेस्टर का मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबली टफेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग। तो आप लोगों को इसमें प्रॉपर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, ओके, चलिए
तो जो हमारा इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं। बाकी तो हम लोग अगले क्लास में टर्मिनोलॉजी स्टडी करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग में आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं और ये सब्जेक्ट से आपको क्या मिलेगा, हम कुछ ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, है ना। देखिए, इन प्रीवियस सेमेस्टर वी ऑलरेडी डिस्कस्ड डिजिटल कम्युनिकेशन. In that digital communication we studied that if we have the digital data, then how can we modulate that digital data and transmit towards the receiver, you know? We all study in our previous semester. In this semester we will discuss what type of algorithm that we can encode in the data, so the processing rate is increased, or we can easily analyze the data, and we speed up the data. We can speed up the we can increase the speed of transmission, है ना। तो अगर मुझे डेटा की ट्रांसमिशन की स्पीड को अगर मुझे इंक्रीज करना है, या अगर मुझे उसको इनक्रिप्ट करना है, तब कौन कौन से लेवल्स हम लोग यूज कर सकते हैं, तब कौन कौन से मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं, सब हम लोग इंफॉर्मेशन थ्योरी में कोडिंग में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारा इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग सब्जेक्ट है, ये हमारे पिछले सेमेस्टर में जो भी हम लोगों ने डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ा था, दिस वन इज द एडवांस फॉर्म। ठीक है, हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़ा था कि सपोज वी हैव अ डेटा दैट इज इन द बाइनरी फॉर्म, सो वी फर्स्ट मॉड्यूलेट द डेटा, देन वी ट्रांसमिट इट टुवर्ड्स द रिसीवर। इस सेमेस्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हम जब हमारे पास डिजिटल डेटा होता है, तो हम उसमें और कौन-कौन से कोडिंग्स अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जब भी कोडिंग वर्ड्स हमारे पास आता है, तो सीधे सीधे हमारे दिमाग में एक बात आना चाहिए बेटा कि हम कोडिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने डेटा को इनक्रिप्ट करना है, हमें अपने डेटा को किसी भी थर्ड पर्सन से हाइड करना है। बात समझ में आई? तो कैसे हम अपने डेटा को हाइड कर सकते हैं, कौन कौन से एल्गोरिथम होते हैं जिससे हम अपने डेटा को हाइड करते हैं, ये सब हमें इस सेमेस्टर में इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग में पढ़ना। बात समझ में? नाउ जो पहला टर्म है बेटा इंफॉर्मेशन थ्योरी, जो हमारा पहला जो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है इंफॉर्मेशन थ्योरी। सबसे पहले चलो ये दो वर्ड्स को देख लेते हैं। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी? देखिए, जब कोई भी डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, तो जो पूरा डेटा है वो हमारा डेटा सारे पूरे के पूरे जो हमारा मैसेज है, हम पूरे मैसेज को इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते, है ना। क्योंकि जब कोई भी मैसेज होता है, कोई भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, उसमें काफी कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है और काफी कुछ रिडंडेंट इंफॉर्मेशन होती है, काफी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे काम की नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसमीटर में क्या किया जाता है कि उस पूरे डेटा में से सिर्फ और सिर्फ अपने जो भी रिक्वायर्ड डेटा है उसको सेपरेट किया जाता है। तो अपने होल डेटा से, अपने होल मैसेज सिग्नल से सिर्फ रिक्वायर्ड डेटा को जब हम अलग करते हैं, तब हमारा डेटा कन्वर्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन में। बात समझ में आई? डेटा में से जब हम अपने यूजफुल पार्ट को अलग करते हैं, तब उस यूजफुल पार्ट को हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन। बात समझ में आई? तो जब भी हम कोई भी डेटा ट्रांसमिट करते हैं बेटा, उसमें बहुत ही कम पार्ट होता है जो बहुत ही यूजफुल हो, बाकी तो सारे रिडंडेंट इंफॉर्मेशन होती है ना। तो सबसे पहले ट्रांसमीटर में ये देखा जाता है कि उस डेटा में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो यूजफुल है। सबसे पहले उस यूजफुल पार्ट को हम अलग करते हैं, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। और जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन थ्योरी कोडिंग में जो लास्ट वाला वर्ड है हमारा कोडिंग, वो कहाँ यूज होगा? जब हम अपने डेटा से हमने इंफॉर्मेशन को सेपरेट कर लिया है, अब उस इंफॉर्मेशन में हम कुछ कोडिंग्स अप्लाई करेंगे, है ना। अब हम लोग कोडिंग अप्लाई करते हैं, कोडिंग अप्लाई करने का सीधे सीधे हमारे दिमाग में पहली जो इमेज आती है, कोडिंग मतलब ये होता है कि हमें अपने डेटा को एन्क्रिप्ट करना है ताकि कोई थर्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके, है ना। ये हमें कोडिंग से मतलब समझ में आता है। लेकिन कोडिंग का और दूसरा भी सिग्निफिकेंस होता है। क्या और दूसरा सिग्निफिकेंस हो सकता है कोडिंग का? कोडिंग इसलिए भी की जाती है बेटा ताकि हम नंबर ऑफ बिट्स की क्वांटिटी को कम ज्यादा कर सके, है ना। हम अपने नंबर ऑफ बिट्स की क्वांटिटी को कम ज्यादा कर सकें, इसलिए भी हम लोग कोडिंग का यूज करते हैं। बात समझ में आई? अब बात आ गई, हमने कोडिंग, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमने उसको कोड कर दिया। बात समझ में? कोड मतलब कैसा है? सपोज मुझे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है, हेलो, HELLO, ठीक है, ये मेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैं ये इंफॉर्मेशन मैं आपको ट्रांसमिट करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई थर्ड पर्सन इसको एक्सेस ना कर पाए। तो मैं इस कोडिंग के लिए आप लोगों को एक कोड बता दूंगा, एक प्रीफिक्स बता दूंगा आप लोगों को, मतलब एक सॉल्यूशन बता दूंगा। सॉल्यूशन मतलब क्या है कि मैं आप लोगों को बता दूंगा बेटा कि जब भी मैं H वर्ड प्रोनाउंस करूंगा, जब भी मैं H बोलूंगा तो H को आपको Z समझना है, जब मैं E बोलूंगा तो E को आपको Y समझना है, जब मैं L बोलूंगा तो L को आपको कुछ ये समझना है।
बात समझ में? ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर मैं हेलो बोलूंगा तो आपको तो आंसर पता है कि अब मैंने आपको एच को किससे रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है, मैंने ई को किससे रिप्रेजेंट करने के लिए कहा, तो आप डेफिनेटली उसको डिकोड कर लोगे। लेकिन जो थर्ड पर्सन है वो तो इसको डिकोड नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि उसको थोड़ी पता है कि एच को मैंने किस चीज से रिप्लेस करने के लिए कहा है, ई को मैंने किस चीज से रिप्लेस करने के लिए कहा है। बात समझ में? तो सिर्फ आप ही वो रिसीवर रहेंगे जो ये इंफॉर्मेशन डिकोड कर पाएगा। बात समझ में? तो जो हमारा फर्स्ट इस सब्जेक्ट का जो हमारा मेन सिग्निफिकेंस है वो ये कोडिंग पर्पस के लिए होगा, जो आप लोग समझ पा रहे हैं, है ना। अब दूसरी बात आती है, दूसरी बात ये आती है कि हम लोग कोडिंग इसलिए करते हैं ताकि हम नंबर ऑफ बिट्स की क्वांटिटी को कम ज्यादा कर पाए, है ना। अब नंबर ऑफ बिट की क्वांटिटी को कम ज्यादा करने से क्या मतलब है ना। चलो हम इसको देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, when we done communication at that time, three basic parts should be there. First one is source. First one is source. When we done any communication, when first we require a source that is responsible to transmit the information. We required a destination. We required a destination towards we transmit the signal, or we can say towards we transmit the information. And there is the distance between source and destination. There is the distance between source and destination, that is known as channel. Channel is a medium through which we transfer information towards the receiver. ठीक है, ये सब हमने डिजिटल में स्टडी किया है ना। अब ये जो हमारा सोर्स होता है बेटा, ये जो हमारा सोर्स होता है, इसका क्या क्या काम होता है देखो। अगर हमारे इंफॉर्मेशन अगर मेरी एनालॉगस फॉर्म में, सपोज मैं आपसे बात करना, अगर सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ वो एनालॉगस फॉर्म में मुझे, और जो भी मेरा ये सोर्स है, अगर इसमें जो डिवाइसेस लगे हुए हैं, अगर वो डिजिटल डिवाइसेस है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सोर्स क्या करेगा, सोर्स में एक एडीसी लगा होगा, वो एनालॉगस डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फिर उस डिजिटल डेटा के साथ में हम लोग कुछ कोडिंग सप्लाई करेंगे। बात समझ में आई? उस डिजिटल डेटा के साथ में हम लोग कुछ कोडिंग सप्लाई करेंगे। तो आप लोग कह सकते हैं कि सोर्स का काम क्या होता है कि डेटा को एक्सेप्ट करना। कह सकते हैं सोर्स का क्या काम होगा बेटा, डेटा को एक्सेप्ट करना, साथ ही साथ इसके साथ में प्रोसेसिंग अप्लाई करना, है ना। प्रोसेसिंग मतलब होता है इसको प्रोसेस करना, दैट मींस इसमें इसको कोड करना। बात समझ में? तो ये जो दोनों टाइप के जो टास्क है, आइदर एक्सेप्ट आइदर प्रोसेसिंग, ये जो दोनों टास्क है ये हमारे सोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये हमारे सोर्स में होता है ना। अब चैनल तो हमारे एक मीडियम है, मीडियम में तो हम अलग से कुछ ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। हाँ, मीडियम में जरूर नॉइस मर्ज होती है, मीडियम में जरूर नॉइस मर्ज होती है। हम यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं करते, हम ऑपरेशन करते हैं आइदर ट्रांसमीटर साइड और आइदर रिसीवर साइड। क्लियर है? और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं ट्रांसमीटर साइड, ऑलवेज द ऑपरेशन दैट वी यूज दैट वी डन इन डेस्टिनेशन साइड इज इट्स अपोजिट, इज इट्स वाइस वर्सा, है ना। जो भी हम लोग डेस्टिनेशन में जो भी ऑपरेशन करेंगे वो हमेशा सोर्स के ऑपरेशन से जस्ट अपोजिट होगा। बात समझ आई? अगर मैं यहाँ पे सोर्स में लिखूंगा बेटा वी डन द एनकोडिंग ऑपरेशन, तो हम मैं रिसीवर में सिर्फ और सिर्फ लिखूंगा वी डन द डिकोडिंग ऑपरेशन। अगर मैं यहाँ पे सोर्स में लिखूंगा वी डन द मॉड्यूलेशन, देन डेस्टिनेशन में या रिसीवर में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट ऑपरेशन, दैट इज डिमॉड्यूलेशन। आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ तक? ठीक है, ओके। अब ये एक्सेप्ट मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया। एक्सेप्ट मतलब क्या होगा, अगर मेरा जो भी डेटा है, सपोज मेरा जो इनपुट जो आ रहा है यहाँ पे, अगर वो वॉइस सिग्नल हुआ तो उसको रिसीव एक्सेप्ट डायरेक्ट नहीं कर पाएगा, तो क्या करना होगा उसको, इस एक्सेप्टेंस पर्पस के लिए उसको चाहिए होगी एडीसी, दैट इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, ताकि जो भी मेरा एनालॉगस डेटा है, जो भी मेरा वॉइस डेटा है, उसको वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे और हमारे डिवाइस उसको इजीली ग्रास्प कर पाए, एक्सेप्ट कर पाए। बात समझ में? जब हमारा सोर्स हमारे डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा, तब अब नेक्स्ट प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, प्रोसेसिंग। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं जो बात बता रहा हूँ, है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमारा प्रोसेसिंग है, यही हमारी इंफॉर्मेशन एंड थ्योरी एंड कोडिंग की मेन सोल है ना। जो ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं बेटा, ये पूरा इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग जितना भी हम लोग पढ़ेंगे, पूरा ये प्रोसेसिंग ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब आप लोगों को समझ आए कि जो भी हम लोग सोर्स में ये जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं बेटा प्रोसेसिंग, और अगर मैं यहाँ पे प्रोसेसिंग करूंगा तो जस्ट इसका अपोजिट ऑपरेशन मैं रिसीवर में करूंगा। तो यही जो ऑपरेशन है, इसी को हम लोग पूरे इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो प्रोसेसिंग मतलब क्या है, प्रोसेसिंग मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग और फिल्ट्रेशन, जो भी है इसको हम लोग अभी स्टडी करेंगे इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग।
बात यहाँ तक समझ में? ठीक, अब ध्यान रखिएगा बेटा, there are the two types of processing. There are the two types of processing that we need to discuss in this information theory and coding subject. First one is source coding. First one is known as source coding. तो आप लोग क्या कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग में बेसिकली दो टाइप की कोडिंग होती है। पहली होती है सोर्स कोडिंग और दूसरी होती है चैनल कोडिंग। दूसरी होती है चैनल कोडिंग, है ना। तो ये कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि चैनल कोडिंग है तो इसको चैनल में होना चाहिए। चैनल में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब हम डेटा सेंड करते हैं तो डेटा तो इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो तो मीडियम से होता हुआ रिसीवर तक जाएगा। तो जो भी हमें प्रोसेस अप्लाई करना है, सारा प्रोसेस हम ट्रांसमीटर साइड ही करना है, ठीक है। तो आइदर हम लोग सोर्स प्रोसेसिंग कर, आइदर नहीं, हम लोग सोर्स प्रोसेसिंग करेंगे, चैनल प्रोसेसिंग करेंगे, ये दोनों हम लोग करेंगे ट्रांसमीटर साइड। बात समझ में? ये जो हमारी सोर्स कोडिंग हो गई या जो चैनल कोडिंग हो गई, ये दोनों प्रोसेसिंग हम लोग सोर्स ट्रांसमीटर साइड करेंगे। और अगर मैं ट्रांसमीटर साइड सोर्स कोडिंग और चैनल कोडिंग करूंगा तो डेफिनेटली जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, रिसीवर साइड में मुझे सोर्स डिकोडिंग, चैनल डिकोडिंग अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम अपने डेटा को वापस से रिकवर कर पाएंगे। जैसे अगर मैंने आपको ट्रांसमीटर साइड में बोला है कि डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए मैं एडीसी का यूज कर रहा हूं, तो डेफिनेटली डेटा को वापस से मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे डीएसी का यूज करूंगा, दैट इज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, है ना। क्योंकि कभी भी ये रिक्वायरमेंट होती है बेटा कि कभी भी अगर किसी भी कम्युनिकेशन में जो भी हमारा सिग्नल जिस फॉर्म में एक्सेप्ट किया जाता है, रिसीवर से भी जब वो आउटपुट में जाता है या जब वो रिसीवर से अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाता है, तो उसको भी उसी फॉर्म में होना चाहिए। अगर हमारा डेटा स्टार्टिंग में वॉइस फॉर्म है, तो डेटा जब रिसीव होगा, जब हमारे मेन डेस्टिनेशन में जाएगा, जब मेन पर्सन उसको रिसीव करेंगे जिसके लिए डेटा ट्रांसमिट की गई है, तो वो भी वॉइस में होना चाहिए। बात समझ में? ठीक है। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा कि पूरा का पूरा जो भी हम लोग सोर्स में जो ऑपरेशन कर रहे हैं, रिजल्ट डेस्टिनेशन में जो भी ऑपरेशन करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट होगा। क्लियर? आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, अब बात आती है सोर्स कोडिंग और चैनल कोडिंग की, है ना। अब हम स्टडी कर रहे हैं बेटा, कुछ आप लोगों को बता देता हूँ। अब मैं आप लोगों को सोर्स कोडिंग और चैनल कोडिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। सोर्स कोडिंग और चैनल कोडिंग, अब इतनी चीजें तो आप लोगों को समझ में आ गई कि इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग में हम लोग दो टाइप की कोडिंग्स को स्टडी करने वाले हैं बेसिकली, है ना। इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग में हम लोग दो टाइप की कोडिंग को स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज सोर्स, है ना, आप लोग भी कॉपी में मेंशन करते जाएंगे। फर्स्ट वन इज सोर्स कोडिंग एंड द सेकंड वन इज इंफॉर्मेशन कोडिंग। First one is source coding and the second one is information coding. Second one is information coding. Now is it clear to all of you? तो अब ये source coding क्या होती है? सबसे पहले जो आपको याद रखने वाली चीजें हैं, आप लोग वो याद रख लीजिए। Source coding याद रखिएगा, source coding का यूज किया जाता है redundancy को कम करने के लिए, है ना। तो source coding का पहला काम क्या होता है? Source coding का काम होता है redundancy को कम करने के लिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन चैनल कोडिंग, सोर्स कोडिंग, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आएगा चैनल कोडिंग। चैनल कोडिंग का पहला काम होता है रिडंडेंसी को इंक्रीज करने के लिए, रिडंडेंसी को डिक्रीज करने के लिए, रिडंडेंसी को इंक्रीज करने के लिए। याद रहेगा आप लोगों को। Source coding is used to reduce the redundancy as well as channel coding is used for increase the redundancy. Now what is the mean of redundancy? ठीक है, आराम से समझिएगा redundancy होता है। Suppose I think यहाँ तक visible है ना, यहाँ तक visible, ठीक। Suppose मैं एक डेटा लिया, है ना, मैंने अपने डेटा लिया 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1। क्लियर है? हमारे डेटा कितने बिट का है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा ये जो डेटा है, हमारा ये डेटा है 10 बिट का। बात समझ में आई आप लोगों को? ये हमारा पहला डेटा हुआ, ये हमारा, मैं इसको कहता हूं मैसेज नंबर 1। क्लियर है? मैं एक और डेटा ले रहा हूं, मैं इसका नाम दे रहा हूं मैसेज नंबर 2। मैं एक और डेटा ले रहा हूं, इसका नाम मैं दे रहा हूं मैसेज नंबर 2। मैसेज नंबर 2 मैंने लिया 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0। इसमें कितने बिट हो गए? 5 5 5 5। तो इसमें हमारी टोटल 20 बिट्स हो गई। इस हमारे पास दो मैसेज है, वन मैसेज कंसिस्ट 10 बिट्स एंड अनदर मैसेज कंसिस्ट 20 बिट्स।
ठीक है, हम ये दोनों मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी सिर्फ समझिएगा कि हमें ये कोडिंग क्यों करना पड़ रहा है ना। वी हैव टू मैसेजेस, one is having 10 bits and second one is having 20 bits. When we transmit both the data, then किसमें नॉइस एनकोड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? Which one is having highest probability to encode the noise? किसमें नॉइस एनकोड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना? आप लोग कुछ ऐसे समझिए, सपोज मैं बहुत ही लंबी एक स्ट्रिंग ट्रांसफर किया हूँ, मिलियंस ऑफ बिट की एक स्ट्रिंग ट्रांसफर किया हूँ, उसमें एक बिट चेंज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी बेटा, या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ 10 to 100 बिट्स ऑफ ट्रांसफर किया हूँ, उसमें एक बिट चेंज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? जब मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंग ट्रांसफर करूंगा, डेफिनेटली जब हम बहुत ही लंबी स्ट्रिंग ट्रांसफर करेंगे तो उसमें एक बिट चेंज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे बिट ही बहुत ज्यादा है। और जब मैं कम बिट ट्रांसफर करूंगा तो उसमें एक बिट चेंज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी। बात यहां तक समझ में है ना? तो मैं कह सकता हूं, इस बड़े डेटा के कंपैरिजन में इस छोटे डेटा में एरर एनकोड होने की, नॉइस एनकोड होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, इस बड़े डेटा में एनकोड, नॉइस एनकोड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। बात समझ में? तो अच्छा क्या होगा? अच्छा ये होगा कि बिफोर ट्रांसमिटिंग द मैसेज सिग्नल दैट इज हैविंग हायर नंबर ऑफ डेटा, हायर नंबर ऑफ बिट, फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू स्मॉल नंबर ऑफ बिट्स, है ना? हम उसको ट्रांसफर करने से पहले फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू इन स्मॉल नंबर ऑफ बिट। सबसे पहले हम क्या करें, उसको कम नंबर ऑफ बिट में कन्वर्ट कर लें। तो इस ज्यादा बिट को, है ना, अगर जो भी मैसेज है उस बिट को कम करने के लिए, नंबर ऑफ बिट को रिड्यूस करने के लिए, मैसेज सिग्नल में नंबर ऑफ बिट को रिड्यूस करने के लिए हम करते हैं सोर्स कोडिंग का यूज। क्लियर है? ज्यादा बिट को कम बिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मींस हम लोग रिडंडेंसी को डिक्रीज कर रहे हैं। तो द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द रिडंडेंसी इज पॉसिबल बाय यूजिंग द सोर्स कोडिंग ओनली। याद रहेगा, ज्यादा बिट को कम बिट में कन्वर्ट करने का काम होता है सोर्स कोडिंग। याद रहेगा आप लोगों को? सेम एज अगर मैं चैनल कोडिंग की बात करूं, तो चैनल कोडिंग में मैंने लिखा था रिडंडेंसी इज इंक्रीज्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि कम डेटा को फिर से ज्यादा नंबर ऑफ डेटा में कन्वर्ट करना, हमारा ये काम होता है हमारा चैनल कोडिंग में। याद रहेगा आप लोगों को? अगर मेरे पास 100 बिट है तो 100 बिट को 50 बिट में कन्वर्ट करने का काम होता है सोर्स कोडिंग का। ये न्यूमेरिकल से क्लियर है, ये न्यूमेरिक से क्लियर हो रहा है आप लोगों को? हमारे पास मैसेज में 100 बिट है, 100 बिट को मुझे कन्वर्ट करना है 50 बिट में। क्यों? ताकि एरर एनकोड होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। तो ज्यादा बिट को कम बिट में कन्वर्ट करने का काम होता है सोर्स कोडिंग का, है ना? तो 100 बिट को मैंने कन्वर्ट कर दिया 50 बिट में। क्लियर? अब अगेन फिर उसमें कौन सा ऑपरेशन करेंगे? सबसे पहले मैंने सोर्स और कोडिंग कर दिया, सोर्स कोडिंग के बाद मुझे करना होगा चैनल कोडिंग। दोनों ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम इसको कर लिए या इसको कर लिए, हमें दोनों ऑपरेशन एक के बाद एक परफॉर्म करने होते हैं। अब ये जो चैनल कोडिंग है, चैनल कोडिंग में क्या काम होता है? रिडंडेंसी इंक्रीज किया जाता है। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ इंक्रीजिंग द रिडंडेंसी? इट मींस दैट we convert this 50 bit of data that we gain from the source coding, we convert this 50 bit of data into 60 bit or 65 bit। बात समझ में आएगा? हमारे पास स्टार्टिंग में था 100 बिट का डेटा था, है ना? सोर्स कोडिंग का यूज करके हमने उसको कर लिया 50 बिट में कन्वर्ट, है ना? और अब ये चैनल कोडिंग में हम क्या करते हैं? चैनल कोडिंग का यूज करके इस 50 बिट को हमने कर लिया 65 बिट में कन्वर्ट। बात समझ में आई? तो ये जो हमारा चैनल कोडिंग है, ये क्या कर रहा है? डेटा में नंबर ऑफ बिट को इंक्रीज कर रहा है। ये सोर्स कोडिंग ने क्या किया? नंबर ऑफ बिट को इसने डिक्रीज किया, है ना? ये दोनों ऑपरेशन आप लोगों को करने होते हैं एक के बाद एक सीक्वेंस में। ठीक है? अब आप लोगों को एक क्वेश्चन जनरेट होना चाहिए, अगर आप लोग थोड़ा सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो आपका एक क्वेश्चन जनरेट होना चाहिए कि सर अगर हमें पता है कि बिट डिक्रीज करने से एरर आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, अगर हमें पता है कि बिट डिक्रीज करने से एरर आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, तो हम वापस बिट को इंक्रीज क्यों करेंगे? आपका ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए। तो ये रीजन, इसका रीजन ये है बेटा, हम यहाँ पे 15 बिट जो इसमें ऐड किया है ना, ये कौन सी बिट है? ये वो इन बिट्स को कहा जाता है पैरिटी बिट्स। इन बिट्स को क्या कहा जाता है? पैरिटी बिट्स। ये जो हम लोगों ने चैनल कोडिंग में ये जो 15 बिट यहाँ पे ऐड किया ना, 15 बिट्स ऐड किया है, अपने डेटा की लेंथ को जो बढ़ाया है, इन बिट्स को कहा जाता है पैरिटी बिट्स। व्हाई वी ऐड दिस 15 बिट्स ऑफ डेटा विद द मैसेज सिग्नल? द मेन रीजन इज दैट कि जब हमारे डेस्टिनेशन में डेटा रिसीव होता है तो डेफिनेटली वो चैनल से पास होके ही रिसीवर को पहुंचा है। तो जब हमारे डेस्टिनेशन में डेटा रिसीव होता है तो रिसीवर को भी तो पता होना चाहिए कि मैंने जो डेटा रिसीव किया वो सही है या गलत है। उसको कैसे पता चलेगा, है ना? तो उसको ये सब पता चलता है बाय एक्सेसिंग दीस 15 बिट्स ऑफ डेटा, बाय एक्सेसिंग दिस पैरिटी बिट्स,
है ना। तो जब वो ये 15 बिट्स को एक्सेस करता है रिसीवर, तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ ये जो मैंने डेटा रिसीव किया है वो सही है या नहीं है। तो जब वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ हमारा डेटा सही है, तब वो जो बची हुई 50 बिट्स है उसको एक्सेप्ट करता है। बात समझ में आई? रिसीवर सबसे पहले कौन सी बिट को एक्सेस करता है? रिसीवर सबसे पहले पैरिटी बिट को एक्सेस करता है। रिसीवर सबसे पहले वो बिट को एक्सेस करता है जिसको चैनल कोडिंग में ऐड किया गया था, है ना। तो रिसीवर जब वो वाली बिट्स को एक्सेस कर लेता है और वो ये जनरेट कर लेता है, वो ये एक्नॉलेज कर लेता है कि हाँ डेटा सही है, तब वो रिमेनिंग जो भी हमारे डेटा की बाकी जो 50 बिट्स है उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस होता है। बात यहां तक समझ में आई? मैं फिर से रिपीट करूंगा। कोडिंग दो टाइप की है बेटा, जो हमें इंफॉर्मेशन थ्योरी इन कोडिंग में स्टडी करना है। फर्स्ट कोडिंग इज नोन एज सोर्स कोडिंग, द सेकंड कोडिंग इज नोन एज चैनल कोडिंग। सोर्स कोडिंग इज यूज्ड टू इंक्रीज, सोर्स कोडिंग इज यूज्ड टू डिक्रीज द रिडंडेंसी, मतलब नंबर ऑफ बिट को कम करना। क्लियर है? Channel coding is used for increase the redundancy. Increase the redundancy means, increase the redundancy means in channel coding we add some parity bits with the data. So in the receiver side we easily acknowledge the data is in correct form or it is in incorrect form. क्लियर है आप लोगों के यहाँ तक? तो ये जो हमारे दो टाइप के हमारे चैनल कोडिंग एंड सोर्स कोडिंग, जो हमारे दो कोडिंग प्रोसीजर थे, ये हमें अपने जो भी हमारा इंफॉर्मेशन कोडिंग एंड थ्योरी सब्जेक्ट है इसमें हमें स्टडी करना होगा। क्लियर है? ठीक है। तो अगला जो भी हमारा लेक्चर रहेगा, इसके बाद का जो भी लेक्चर रहेगा बेटा, इसके बाद वाले लेक्चर में जो भी हमें टर्म्स इंट्रोड्यूस करना है, जैसे एंट्रोपी हो गई, एंथैल्पी हो गई, और भी इंफॉर्मेशन रेट हो गया, डेटा रेट हो गया, ये जो भी हमारे पॉइंट्स आते रहेंगे, ये सब इसके बाद वाले लेक्चर में आप लोगों को एक टॉपिक बाय टॉपिक, टर्म बाय टर्म हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। आई थिंक इस क्लास में जितना भी बताया हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। कुछ भी अगर डाउट्स है आप लोगों के तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आंसर उसमें आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम लोग अपने फर्स्ट यूनिट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।